मदनपुर गांव बहुत ही सुंदर और विशाल गांव था। ये गांव पहाड़ों के बिल्कुल बीचों बीच बसा था। गांव की जीवन शैली बहुत ही अच्छी थी। यहाँ के किसान अपनी मेहनत से ही खेती किया करते थे और अपना जीवन यापन किया करते थे। गांव में ही एक बनिया सेठ था। सेठ बहुत ही लालची था। हर साल जब फसलें तैयार होने वाली होती तो गांव के किसानों को उल्टा सीधा पढ़ाकर उनकी फसलें हड़प लिया करता था। मैं तो दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की कर रहा हूं। हर साल मेरा धन 4 गुना बढ़ रहा है। इस बार 4 गुने पैसे को 8 गुना कर लूंगा। इस गांव के किसान कितने बुद्धू हैं। वहीं गांव में दीपक नाम का लड़का जो शहर से पढ़ाई कर आया था, गांव के किसानों को समझाता है। देखो भाई लोग, ये लाला आप सबको बुद्धू बनाकर आप सबकी फसलें सस्ते दामों में खरीद लेता है और फिर बाद में उसे अच्छे दामों में सरकारी एजेंसियों में बेच देता है और अच्छा खासा धन कमाता है। आप सब भी लाला को फसल ना बेचकर शहर में सरकारी एजेंसी में जाओ और अच्छे दामों में अपनी फसलों को बेचो। अरे दीपक भैया, तुम ठहरे पढ़े लिखे, तुम्हारी बात हमारी खोपड़िया में नहीं जाते भाई। और हम का ही नहीं बल्कि पूरा गांव के भाई लोगन की खोपड़िया के ऊपर से चली जावत है। चंपक भाई, मैं तो बस इतना कह रहा हूं कि सब किसान अपना अपना अनाज सरकारी एजेंसियों में जाकर बेचें। तुम सब अच्छा धन कमाओगे। बेटा, तेरी बात बिल्कुल सही है। यही बात मैं इन गांव वालों को समझाते समझाते इतना बूढ़ा हो गया हूं, पर इनके दिमाग में ये बात आज तक नहीं घुसी। पर गलती इनकी भी नहीं मानूंगा। बेचारे उस लाला की उल्टी बातों में घूम जो जाते हैं और अपना अनाज उस लाला को सस्ते दामों में दे आते हैं। पर इस बार ऐसा नहीं होगा काका। देखता हूं इस बार लाला कैसे सबका अनाज सस्ते दामों में खरीदता है। दिन बीतने लगे। फसलें पक चुकी थी। किसानों ने अपनी अपनी फसल काटना शुरू कर दिया था और कुछ ही दिनों में फसल काटकर सबने अपने घर के सामने लगा लिया। फसल तो बहुत अच्छी हुई है भाई। लगता है इस बार सबका कर्जा चुका दूंगा मैं। किसानों ने फसल तो काट ली। अब मुझे उनकी फसल सस्ते दामों में खरीद लेना चाहिए। चलता हूं और गांव में यह बोल दूंगा कि इस बार सरकार सारे अनाज सस्ते दामों में लेकर देश में बांटने वाली है। अच्छा होगा सब अनाज मुझे दे दे। हाँ, यह विचार बहुत अच्छा है। यही विचार लेकर चलता हूं। लाला ने एक अच्छा प्लान बनाया और गांव में किसानों के पास आ गया। देखो भाई लोग, आज ही खबर देखी है मैंने टीवी पर। इस बार सरकार किसानों से सस्ते दामों में अनाज लेगी और उसे देश भर में बांटेगी। तो मैं तो ये कह रहा हूं कि जिसको अनाज मुझे बेचना हो वो मुझे बेच दे। मैं सरकार के दाम से 2 रुपए ज्यादा ही दे दूंगा। ई क्या कह रहे हो लाला? सरकार सस्ते दामों में अनाज लेगी? पर इससे तो किसान भारी कर्जे में डूब जाएगा भाई। सरकार ये क्यों नहीं सोचती? अरे भाई, ये सब सरकार की बातें हैं, वो ही जाने। मैं कोई सरकारी नौकर तो हूं नहीं कि तुम्हें सारी चीजें विस्तार पूर्वक बताऊं। तुम सब ये बताओ कि अनाज मुझे 2 रुपए ज्यादा में दोगे या सरकार को 2 रुपए कम में? देखो, अगर अनाज मुझे दोगे तो आगे चलकर ये तुम्हारे ही काम आएगी। हाँ, 50 पैसे 1 रुपए सस्ता से महंगा हो जाता है, पर काम तो तुम्हारा ही आता है। अरे भाई, मैं रखता हूं, उसका खर्ची तो जोड़ता हूं बस। लाला, कहीं तुम फिर हर बार की तरह इस बार भी हमें धोखा तो नहीं दे रहे हो ना? ये कैसी बात कर रहा है तू हरिया? मैंने किस साल तुम किसान भाइयों को धोखा दिया है? हर बार तो तुमसे फसल खरीदता हूं और दाम भी दे देता हूं। 2 रुपए कम में सरकार को देने से तो अच्छा है कि इस लाला को ही दे दूं सारा अनाज। ठीक है लाला, तुम कल मेरे घर बैलगाड़ी भेज देना, मैं सारा अनाज तुमको बेच दूंगा। अरे चंपक, जरा सोच विचार तो कर ले बेटा पहले। क्या पता ये लाला फिर से झूठ बोलकर सारा अनाज ले जाए। फिर तेरे पास पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा बेटा चंपक, कुछ नहीं बचेगा। जरा सोच ले।
एक कैसी बात कर रहे हो काका? लगता है तुम्हारी खोपड़ियां भी काम करना बंद कर गई है। अरे जरा सोचो, अगर लाला की बात में थोड़ी भी सच्चाई हुई तो मेरा सारा अनाज 2 रुपए सस्ते में जाएगा। इससे तो अच्छा है कि मैं 2 रुपए ज्यादा में लाला को ही दे दूं। अरे कम से कम कर्ज के पैसों में से थोड़े ज्यादा पैसे तो भर पाऊंगा। अरे बेटा, तू समझता क्यों नहीं है? अब समझना मझना कुछ भी नहीं है काका। लाला, कल तुम बैलगाड़ी भिजवा देना। ठीक है चंपक, कल बैलगाड़ी तेरे घर पहुंच जाएगी। और जरा बाकी किसानों को भी समझाओ। अरे मैं इनकी भलाई के लिए ही बोल रहा हूं। 2 रुपए महंगे में मुझे दे देंगे तो इनका ही फायदा होगा। अगले दिन लाला ने चंपक के घर बैलगाड़ी भेज दी थी। चंपक ने सारा अनाज लाला की बैलगाड़ी में रख दिया था। चंपक के घर में अब उसके खाने के अनाज के अलावा और कुछ भी नहीं बचा था। दीपक भी गांव से बाहर गया था। इसी बीच ये सारा काम लाला ने कर लिया था। दीपक गांव में आया तो उसे पता चला कि चंपक ने मजबूरी में आकर सारा अनाज लाला को बेच दिया है। ये क्या किया है चंपक भाई तुमने तो सारा अनाज ही लाला को सस्ते दामों में बेच दिया। अरे सस्ते में कहाँ दीपक भाई, 2 रुपए ज्यादा में ही बेचा है। तुमको पता है लाला बोल रहा था कि सरकार इस बार कम दामों में ही अनाज लेने वाली है। लाला ने मुझे 2 रुपए ज्यादा दिया है, तो क्या गलत किया भाई? अरे चंपक भाई, तुम सच में बुद्धू के बुद्धू ही रह गए। लाला ने फिर तुम सबको इस बार बुद्धू बनाने की कोशिश की है। अरे सरकार इस बार अनाज पिछले साल से 6 रुपए ज्यादा के भाव में लेगी। मैं शहर यही तो पता करने के लिए गया था। मेरा एक मित्र है जो सरकारी एजेंसी में काम करता है, उसी से पता चली ये बात मुझे। और तुम यहाँ अपना पूरा का पूरा अनाज ही बेच बैठे हो भाई। कहा 6 रुपए ज्यादा मिलेगी? ये मैंने क्या कर दिया? मैं फिर लाला की बातों में आ गया। मैं तो इस बार पूरी तरह बर्बाद हो गया भाई। अरे दीपक भैया, अब मैं क्या करूं? तुझे पहले ही समझाया था चंपक कि थोड़ा विचार कर ले बेटा, पर तू अपने आगे सुनता कहाँ है किसी की। हाँ हाँ काका, सही कह रहे हो। मेरे दिमाग में तो पत्थर पड़ा था जो मैं लाला की बातों में आ गया। पर अब क्या करूं? फसल तो चली गई ना सारी अब मेरी। हर चीज का समाधान होता है, तो लाला का भी समाधान है मेरे पास। तुम सब चिंता मत करो, अब लाला का दिमाग ठिकाने लग जाएगा। अगले ही दिन एक आदमी लाला के पास जाता है। लाला जी, मैं राम सिंह हूं, सरकारी अनाज एजेंसी से आया हूं। क्या? अनाज की सरकारी एजेंसी से? हाँ हाँ भाई बोलो, क्या काम है मुझसे भला तुमको? लाला जी, मैंने सोचा गांव के किसानों को बताने से अच्छा है कि आपको ये बात बता दूं। आप ठहरे गांव के लाला, आपकी बात तो सब मानते होंगे, तो आप जरा गांव में किसानों तक मेरी ये बात पहुंचवा देना कि इस बार सरकारी एजेंसी अनाज पिछले साल के दाम से 3 रुपए सस्ता ही लेगी। जिनको अनाज बेचना होगा वो जल्दी आकर बेच दे, नहीं तो बाद में दाम और गिरने वाला है। क्या ये कैसी बात कर रहे हो भाई तुम? क्या ये सच में होगा? क्या सच में दाम कम होने वाले हैं अनाज के? हाँ हाँ लाला जी, 16 आने सच है ये। अच्छा, अब मैं चलता हूं। ये क्या हो गया? इस बार तो पासा उल्टा ही पड़ गया। अब क्या करूं इतने अनाज का जो इकट्ठा किया था? मेरा तो भारी नुकसान हो जाएगा। क्या करूं? हाँ, एक काम करता हूं, जिस चीज से मैंने अनाज लिया है उसे वापस कर देता हूं, ये बोलकर कि सरकार अनाज के दाम बढ़ा रही है, ये सही रहेगा। हाँ, लाला ने सबको फिर झूठ बोलकर सबका अनाज वापस कर दिया। तो कल तुम लोग आकर मेरे घर से अपना अपना अनाज ले जाना। लाला, किसान अपने अनाज तो तुम्हारे घर से ले ही आएंगे, पर ये बताओ, क्या तुम अपने खेत के अनाज हमें देना चाहोगे? हम तुम्हें सरकारी दाम से 1 रुपए ज्यादा ही देंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मेरा अनाज भी तुम्हारा ही है, ले लो, पर दाम 2 रुपए ज्यादा लूंगा। हाँ ठीक है लाला जी, आप बैलगाड़ी से अनाज भिजवा देना और अगले हफ्ते पैसे ले जाना। लाला ने अगले दिन बैलगाड़ी से
अनाज भिजवा दिया और गांव वाले सारा अनाज सरकारी एजेंसी में पिछले साल से 6 रुपए ज्यादा में बेच आए। दीपक ने लाला को भी उसके पैसे दे दिए। लाला, इस बार मैंने तुझे बेवकूफ बना दिया। तेरे अनाज से ही मैंने पूरे 1 लाख रुपए कमाए हैं। सरकारी एजेंसी में पिछले साल से 6 रुपए ज्यादा में अनाज बिका है। क्या? पर वो आदमी? वो मेरा ही मित्र था लाला, जिसे मैंने भेजा था तुम्हारे यहां। तुम उसकी बातों में आ गए और इस साल तुमको पूरे 1 लाख का नुकसान हुआ। अगर गरीबों को सताओगे तो एक दिन उनकी हायत तुमको कहीं का नहीं छोड़ेगी। अभी भी मौका है, सुधर जाओ लाला, सुधर जाओ। हाँ दीपक, तू सही कह रहा है। मैं अब से ऐसा काम कभी भी नहीं करूंगा। मुझे माफ कर दो किसान भाइयों। इस तरह से लाला को अकल आ गई और फिर उसने कभी किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं की। कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ढोलकपुर गांव। ढोलकपुर गांव बहुत ही सुंदर गांव था और पहाड़ों के बिल्कुल बीचों बीच बसा था। आसपास गांव के पहाड़ से गिरते झरनों की वजह से गांव की सुंदरता इतनी अच्छी थी, मानो हर कोई उस गांव में आकर बसना चाहता था। पर ढोलकपुर गांव पर एक शहरी बिल्डर की नजर पड़ गई थी। वो बिल्डर इस गांव को तुड़वाकर वहां अपना आलीशान होटल बनवाने का प्लान कर रहा था। मैंने तो सुना था कि गांव के लोग मूर्ख होते हैं और बड़ी ही जल्दी किसी की बातों में आ जाते हैं, पर इस गांव में ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। मैंने अपने आदमी भिजवाकर इनकी जमीनें हड़पनी चाहिए, पर यहाँ के लोग मुझे अपनी जमीन देने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। इसका कोई ना कोई समाधान तो ढूंढना ही पड़ेगा। देखना पड़ेगा कौन पैसा खाकर अंदर की बात उगल सकता है। ये आदमी आ रहा है, इससे पता करता हूं। अरे भाई सुनो, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम हरिया है साहब। क्या आपको मुझसे कोई काम है? काम तो कुछ खास नहीं है। वैसे जा कहां रहे हो तुम? जा तो बाजार रहा हूं, आपको कभी देखा नहीं है। कौन हो आप? मैं यही तुम्हारे गांव के पास वाले शहर में रहता हूं। अच्छा ये बताओ, तुम दिन का कितना कमा लेते हो? दिन का यही कोई 100-150 रुपए। ये तो बहुत कम है हरिया। क्या तुम एक दिन के 2000 रुपए कमाना चाहते हो? पूरे 2000 रुपए। क्या 2000? वो भी पूरे एक दिन का? साहब जी बताइए मुझे क्या करना है? 2000 के लिए तो मैं कितना भी मुश्किल काम हो कर दूंगा। बहुत बढ़िया हरिया, ये लो 2000 रुपए। और ये बताओ कि गांव में ऐसा कौन सा आदमी है जो पैसों के लिए कुछ भी कर सकता हो? कुछ भी मतलब कुछ भी। देखो साहब, ऐसे तो इस गांव में हर किसी को पैसे की जरूरत है। यहाँ के लोगों की कमाई बहुत कम है, पर एक इंसान ऐसा भी है जो पैसों के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है। वो है इस गांव का मुखिया। ये तो तुमने बहुत अच्छी बात बताई हरिया। अच्छा ठीक है, अब तुम जाओ। ठीक है साहब, कल कब आऊं फिर 2000 का काम करने? तुमको मेरे यहां आने की जरूरत नहीं है हरिया। मुझे जब भी लगेगा कि तुम्हारी जरूरत है तो मैं खुद ही आ जाऊंगा। ठीक है साहब, चलता हूं फिर मैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस गांव को अपनी मुट्ठी में करना है तो सबसे पहले मुखिया को मुट्ठी में करना पड़ेगा, तभी इस जगह पर मेरा होटल बन पाएगा। उधर गांव में एक चंदू किसान था जो बहुत चतुर था। उसके आगे अच्छों की चतुराई फेल हो जाया करती थी। इधर बिल्डर को पता था कि अगर इस जगह पर उसने होटल बनवा लिया तो उसकी कमाई 4 गुना बढ़ जाएगी। इसलिए देर किए बिना ही बिल्डर मुखिया के पास आता है। मुखिया जी गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप? गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। क्या मैं आपको जानता हूं? मुखिया जी, आप हमें नहीं जानते तो क्या हुआ, हम तो आपको जानते हैं ना। हाँ साहब, मेरा नाम ही इतने दूर दूर तक फैला है, क्या बताऊं। कहो साहब, कैसे आना हुआ? मुखिया जी, मैं तो आपके यहाँ एक बहुत अच्छा मुनाफे वाला काम लेकर आया हूं। आप सहमत हो तो बात करूं उस बारे में? अरे साहब,
मुनाफे का काम, वो भी पूछकर। बताओ बताओ, आप काम बताओ बस। ठीक है मुखिया जी, काम से पहले दाम सुन लो आप। अगर आपने मेरा ये काम कर दिया तो मैं आपको पूरे 50 लाख दूंगा। बस बस साहब, आगे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आप काम बोलो बस। मुखिया जी, आपको तो पता ही होगा कि इस गांव की जमीन लेने के लिए एक आदमी कई सालों से पीछे पड़ा है। हाँ हाँ पता है, पर गांव वाले उस आदमी को जमीन नहीं दे रहे हैं। खैर आप वो बात छोड़िए, आप अपना काम बताइए। वो आदमी मैं ही हूं मुखिया जी। दरअसल पहले मैंने अपने यहां काम करने वाले आदमियों को भेजा था, पर ये गांव वाले नहीं माने। और मानेंगे भी नहीं भैया, कह देता हूं। हाँ, और क्यों दे जमीन आपको? खेतों से वो अपना जीवन अच्छे से जी रहे हैं। मुखिया जी, ये जमीन लेकर मैं यहां होटल बनवाना चाहता हूं। सोचिए, जैसे ही जमीन मेरे हाथ में आएगी आपको 50 लाख कैश मिलेगा, और होटल बनने के बाद होटल के मुनाफे में से 20% का भागीदार बना लूंगा आपको। शर्त मंजूर हो तो बोलो, नहीं तो ये ऑफर मैं किसी और को दे दूंगा। अरे नहीं नहीं साहब, भला इतना अच्छा ऑफर भी कोई टुकराता है क्या? मैं आपका काम करा दूंगा। अरे करा दूंगा, ये समझ लो आपका काम हो ही गया। दैट्स बेटर मुखिया जी। अच्छा, मैं चलता हूं और अगले महीने आऊंगा। तब तक मेरा ये आप काम करवा देना। आप चिंता ना करो साहब, आपका काम हो जाएगा। अब कोई ना कोई उपाय लगाकर किसानों की जमीन अपने नाम तो करवानी पड़ेगी। एक काम करता हूं, जिन किसानों को मैंने कर्ज दिया है उनसे अपना कर्ज वापस मांगता हूं, क्योंकि अभी वो पैसे लौटा नहीं पाएंगे, तो उनकी जमीन गिरवी करा लेता हूं और यहीं से शुरुआत करता हूं। एकदम सही रहेगा। मुखिया ने अपना दिमाग चलाया और धीरे धीरे उन किसानों की जमीन अपने पास गिरवी रखने लगा जिसको उसने कर्ज दिया था। चलो भाई चलो, एक एक करके आओ और अपना अंगूठा लगाते जाओ। एक एक करके आओ, एक एक। कुछ घंटों में ही उसने लगभग आधे गांव के किसानों की जमीन अपने पास गिरवी रख ली। चलो, लगभग आधे गांव के किसान की जमीन तो आ गई। इतने में तो अच्छा बड़ा होटल तैयार हो जाएगा। हाँ, अब तो पैसा ही पैसा होगा मेरे पास। ये बात जब चंदू को पता चली कि गांव की आधी से ज्यादा जमीनें मुखिया के पास गिरवी रख दी गई है, तब चंदू गांव वालों से कहता है, अरे तुम सबके पास अकल है कि नहीं? या मुखिया के यहाँ जमीन गिरवी रखते समय तुम सबकी अकल घास चरने चली गई थी? अरे तुम सबको पता नहीं का, अभी जमीन के कागजात किसी के हाथ में देना सुरक्षित नहीं है। तुम लोगन का पढ़ना लिखना भी नहीं आता, क्या पता गिरवी रखने के बहाने कागजात में क्या लिखवा कर लाया था मुखिया। चंदू भाई, हमें इतनी समझ होती तो हम सबको मुखिया से कर्ज लेने की क्या जरूरत थी भाई। तुम्हारी तरह हम भी अपनी जमीन से ही फसल उगाकर अपना जीवन बिता लेते। पर अब करे तो क्या करे चंदू भाई, तुम ही कोई उपाय लगाओ, अब हमारी जमीन हमें वापस दिलाओ। ठीक है, तुम सब चिंता नहीं करो, मुझे थोड़ा सोचने का टाइम दो, मैं कुछ करता हूं। ये मुखिया ने उपाय तो बहुत अच्छा लगाया है भाई, पर उसका उपाय उसी पर भारी पड़ेगा। बस जो सोचा है वैसा हो जाए बस। चंदू ने अगली ही रात बड़ी चतुराई से मुखिया के घर से सारे असली कागजात निकाल लिए और वहां पर नकली कागजात रख दिए, जिन पर सिर्फ एक आदमी की उंगलियों के निशान थे, और वो आदमी इस गांव का भी नहीं था और ना ही उसकी कोई इस गांव में जमीन थी। अगले दिन बिल्डर मुखिया के पास आता है। आओ आओ साहब, ये देखो, सबके अंगूठों के निशान मैंने ले लिए हैं। अब ये सारी जमीन पूरी तरह से मेरे नाम हो गई है। वेल डन मुखिया जी, लाओ कागजात मुझे दे दो। अरे ऐसे कैसे दे दे पहले भाई, पहले मेरे पैसे तो मुझे दे दो, फिर कागजात दूंगा। मुखिया जी जिद नहीं करते, पहले कागजात दे दो फिर पैसा देता हूँ। इस तरह से दोनों में बहस होने लगती है। तभी वहां चंदू किसान आता है। अरे भाई, आप दोनों इतना लड़ कहाँ रहे हो? पहले ही तो देखो कि कागजात असली भी है या नहीं। जैसे ही मुखिया ने देखा, सब पेपर पर एक जैसा ही अंगूठा का निशान मिला। ये कैसे हो सकता है? सब कागज पर एक ही अंगूठे का निशान, ऐसा कैसे हो गया भाई? अच्छा मुखिया, तो तू मुझे बेवकूफ बनाने के लिए
ये फर्जी पेपर बनवा कर रखा है, तुझे तो मैं देख लूंगा, फिलहाल मैं निकलता हूँ। बिल्डर वहां से झटपट निकल गया। का मुखिया, कैसन लगा हमारी खोपड़िया की चतुराई? तुम इन भोले भाले गांव वालों को बुद्धू बनाकर उनकी जमीन अपना नाम करा लिए और उसे बिना उनकी मर्जी के बेच भी रहे थे। अच्छा, तो ये सब तेरा किया धराया है? हाँ मुखिया, ये सब हमरा ही किया धराया है। हमने ही कल रात तेरी तिजोरी से सारे कागजात निकाल लिए और वहां नकली कागजात रख दिए। अगर तू शेर है तो हम सवा शेर है भाई। इन मजबूर गांव वालों की जमीनें ऐसे ही नहीं हड़पने दूंगा किसी को। हाँ, इस तरह चंदू की सूझबूझ और उसकी चतुराई से गांव वालों की जमीनें बच गई और सबने मुखिया का कर्जा लौटाकर जितना बचा उसी से खेती बाड़ी करनी शुरू कर दी। माँ, आज मुखिया जी मिले थे। उन्होंने कहा है कि अगर तेरे खेत में खेती नहीं हो पा रही है तो तू मेरे खेत में आकर काम कर ले, मैं तुझे अच्छी मजदूरी दे दूंगा। ये तो बड़ी अच्छी बात है बेटा। हाँ माँ, अच्छी बात तो है, पर यह बात और ज्यादा अच्छी होती जब मैं अपने खेत में मेहनत करके फसल को उगाता। पता नहीं किसकी नजर लग गई है बेटा अपने खेतों में। जब भी कोई फसल बोते हैं तो फसल कुछ ही दिनों में खराब हो जाती है। अब क्या ही कर सकते हैं माँ, पर भला हो मुखिया जी का, जिन्होंने मुझे काम देकर मुझ पर बड़ा उपकार किया है। ठीक है बेटा, अच्छे से मन लगाकर उनके खेतों में काम करना और अच्छी फसल उगाना। हाँ माँ, मैं मुखिया जी के खेत को अपना ही खेत समझकर काम करूंगा। कल से ही मुझे खेतों में काम करने जाना है। ठीक है बेटा, जा जाकर आराम कर ले अब। ठीक है माँ, तू भी खाकर आराम कर ले अब। माँ, अरे ओ माँ, मैं जा रहा हूँ खेतों में काम करने। ठीक है बेटा, ठीक है, जा। मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तेरे साथ है। जल्दी चलता हूँ, संध्या होने से पहले ही काम निपटा कर आ जाऊंगा। और मांगू भाई, कहाँ की यात्रा में चल पड़े हो? हरिया, तुझे तो पता ही है यार, मेरे खेतों में किसी की नजर लग गई है। जब भी कुछ फसल बोता हूँ अगले दिन ही नष्ट हो जाती है। इसीलिए कल मुखिया जी से बात करके आया हूँ उनके खेतों में ही काम करने के लिए। सो अभी उनके खेत में काम करने ही जा रहा हूँ। क्या? अरे मंगू भाई, कहाँ फंसने जा रहे हो? वह मुखिया बहुत ही लालची और कंजूस है, कंजूस। किसान भाइयों से उसने काम कराकर मजदूरी नहीं दी। ऐसे में तो यही कहूंगा कि तुम ना ही जा तो अच्छा है। क्या पता काम भी करा ले और तुम्हारी मजदूरी भी मार कर बैठ जाए। अरे नहीं नहीं हरिया भाई, मुखिया जी ऐसे तो नहीं लगते। मुझसे तो बड़े अच्छे से बात की उन्होंने। मंगू भाई, तुम अभी नए हो इस गांव में, इसलिए तुमको कुछ नहीं पता। जाओ जाओ, कुछ दिन में पता चल ही जाएगा कि कैसा है तुम्हारा मुखिया। ठीक है हरिया, मैं तुमसे शाम को मिलूंगा, मुझे देरी हो रही है। कहीं हरिया की बात सच तो नहीं, मैं काम भी करूं और मजदूरी भी ना मिले। अरे नहीं नहीं, ये क्या सोच रहा हूं मैं। मुखिया जी तो कितने अच्छे आदमी हैं, वो ऐसा नहीं कर सकते। मुखिया जी, मैं आ गया। बताइए कौन से खेत में आज फसल बोनी है? आ गया तू मंगू? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक काम कर तू, मेरे पश्चिम वाले खेत चारों खाली पड़े हैं, तो उन चारों खेतों में फसल बो दे। मैं तेरी मजदूरी एक साथ ही दे दूंगा, तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी तू काम कर ले। ठीक है मुखिया जी, मैं चारों खेतों में फसल बो दूंगा, पर बोना क्या है ये तो आपने बताया ही नहीं। देख ले मंगू, जो तुझे अच्छा लगे बो देना। ठीक है मुखिया जी, फिर मैं बाजार से फसल लाकर बो देता हूँ आज खेतों को। मंगू फसलों के बीज लेकर खेतों में आ गया
और काम करने लगा। मैं 4 दिनों में ही उसने चारों खेत में फसल बो दी। मुखिया जी, मैंने आपके चारों खेत में फसल बो दी है। मुझे मेरी मजदूरी दे दीजिए, घर में कुछ नहीं बचा है खाने को। इतनी जल्दी? बस 4 दिनों में चारों खेत में फसल बो दी? अरे वाह, ठीक है मंगू, कल आकर अपने पैसे ले जाना तू। पर मुखिया जी, मेरे घर में कुछ भी नहीं है खाने को। अब ज्यादा आनाकानी मत कर मंगू। एक बार कह दिया कल आकर ले जाना, मतलब कल आकर ले जाना। अब जा यहाँ से। ठीक है मालिक, जैसा आप बोलो, मैं कल ही आ जाता हूँ। अब आज तो भूखे पेट ही भजन करना पड़ेगा, क्या ही कर सकते हैं। माँ, मैं मुखिया जी के यहाँ जा रहा हूँ, मजदूरी लेना है। उधर से ही आते समय चावल और आटा ले आऊंगा। ठीक है बेटा, आराम से जाना। क्यों रे मांगू, मजदूरी मिल गई तेरी? अरे नहीं रे हरिया, कल ही मैंने मुखिया के खेतों में काम पूरा कर दिया और जब मजदूरी मांगने गया तो आज के लिए बोल दिया था, तो वही लेने जा रहा हूँ। लो कर लो बात, अब तुझे वो नहीं मिलेगा मंगू, और ना ही तेरी मजदूरी मिलेगी। मैंने तो पहले ही कहा था तुझे। नहीं नहीं हरिया, आज बोला है तो दे ही देंगे। मैं मजदूरी लेकर आता हूँ, फिर मिलूंगा तुझसे। जाओ जाओ, अब भागते रहो मजदूरी के लिए। मुखिया जी, अरे ओ मुखिया जी, मैं आ गया हूँ। अरे मंगू, मुखिया जी तो आज सुबह सुबह ही अपने ससुराल निकल गए। अब तो वो 10-15 दिन बाद ही आएंगे। क्या ससुराल चले गए? वो भी मेरी मजदूरी दिए बिना? ऐसे में तो मैं भूखे ही मर जाऊंगा। क्या करूं अब मैं? अब तो मेरे पास कोई चारा भी नहीं है। क्या बात है बेटा, तू बहुत परेशान लग रहा है। क्या बताऊं काका, मुखिया के खेतों में मैंने 4 दिन काम किया था। जब मजदूरी लेने की बारी आई तो वो बिना बताए ससुराल भाग गया। ये कैसा न्याय है इस मुखिया का? मेरी समझ से तो बाहर है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं खाने का सामान कहां से लाऊं। ये मुखिया ऐसा ही करता है बेटा, पर तू चिंता मत कर। जा, मेरे घर से कुछ राशन लिया खाने के लिए। बहुत मेहरबानी काका, पर मैं आपसे राशन नहीं ले सकता। मैं देखता हूँ, कुछ और इंतजाम करने की कोशिश करता हूँ। बहुत ही जिद्दी है तू। अच्छा एक काम कर, राशन नहीं लेना ना सही, पर तू जंगल चला जा। जंगल में तेरे लिए फलों का इंतजाम हो जाएगा। तू उसी से अपना गुजारा कर ले कुछ दिन। ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई काका। मैं अभी जाकर जंगल से फल लेकर आता हूँ। अब लगता है 15 दिन जंगल से फल लाकर ही खाना पड़ेगा। मजबूरी जो ना करा दे। हे भगवान, ऐसा दिन कभी किसी को ना दिखाना। फल तो तोड़ लिए, अब माँ को ले चलकर दे देता हूँ। बहुत भूख लगी होगी उसको। बच्चा, बहुत भूख लगी है, क्या तुम ये फल मुझे दे सकते हो? ये लीजिए महाराज। वैसे तो ये फल मैं अपनी माँ के लिए ले जा रहा था, पर आप साधु संत हैं, आपको देना भी मेरा कर्तव्य है। मैं दोबारा तोड़ लूँगा। तुम्हारी उदारता देखकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ। मुझे तुम्हारी समस्या का भी ज्ञान है बालक। ये लो, इस बीज को अपने खेतों में बो देना। इस जादुई बीज की मदद से तुम्हारे खेत में फसल लहराने लगेगी। ठीक है महाराज, मैं आज ही इसे बो दूंगा। ठीक है, अब मैं चलता हूं। देख माँ, मुझे ये जादुई बीज जंगल के एक सन्यासी ने दिया है और कहा है इसे खेत में बोने से सब ठीक हो जाएगा। ये तो बड़ी अच्छी बात है बेटा, जाकर इसे जल्दी बो दे खेतों में। ठीक है माँ, मैं खेतों में बीज बोकर आता हूँ, तब तक तू फल खा ले। चलो, अब जल्दी से बीज को बो देता हूँ। बीज तो बो दिए, बस सन्यासी ने जैसा कहा है वैसा हो जाए। कल आकर खेतों में पानी दे दूंगा। अब चलता हूँ घर। अरे बाप रे, ये क्या, रातों रात ही फसल काटने लायक हो गई।
और ये फसल चमक क्यों रही है? चलकर पास देखता हूं। ये तो सोना है, सोना। मेरे खेतों में सोना उग गया। सन्यासी बाबा ने सच ही कहा था, मेरी समस्याएं दूर हो गई। मंगू की खुशी का अब ठिकाना नहीं था। मंगू ने अगले ही दिन सारी फसल काट ली। ये बात जब मुखिया को पता चली तो मुखिया अपनी पत्नी से कहता है, अरे भाग्यवान, मैं क्या कहता हूँ, क्यों ना मंगू का खेत खरीद लूं। उसकी मुंह मांगी रकम जब उसे दे दूंगा तो खेत मेरे नाम अपने आप ही कर देगा। हाँ जी, जल्दी जाइए, कहीं कोई और उससे वो खेत ना ले ले। उसका खेत तो जादुई है, जादुई। पता नहीं किसकी नजर लगी थी, पर अब देखो सोने की फसल उग रही है उस खेतों में। थोड़ी देर में मुखिया मंगू के घर आ जाता है। मंगू, अरे ओ मंगू, बाहर आ। ओहो मुखिया जी, आज मेरे घर आप तो बिना मजदूरी दिए ही गायब हो गए थे। अरे मंगू, थोड़ा काम था, बस इसलिए चला गया था। तो ये बता, तू अपना खेत मुझे कितने में देगा? बता बता, कितने में देगा? अच्छा, तो आप मेरा खेत खरीदने आए हैं। ठीक है, मैं अपना खेत आपको दे दूंगा, पर आपको मेरी मुंह मांगी रकम देनी पड़ेगी। अरे दूंगा दूंगा मंगू, दूंगा, जरूर दूंगा। तू मुंह खोल बस। ठीक है, फिर 15 लाख दे दो और खेत ले जाओ। ये ले मंगू, पूरी रकम गिन लेना। आज से तेरा खेत मेरा हो गया। अब मैं चलता हूं। बेवकूफ कहीं का, जहां जमीन की कीमत 2 लाख रुपए थी, 15 लाख दे गया। इतने में तो मैं 7 गुना जमीन ले लूंगा और जादुई बीज बोकर अच्छा धन कमाऊंगा। इस तरह मुखिया से मंगू ने अपनी मजदूरी ना देने का बदला लिया। इसीलिए कहते हैं, बस अच्छे कर्म करो, फल की चिंता बिल्कुल मत करो।